नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ओपिनियन एविडेंस की बैकग्राउंड क्या होगी, पृष्ठभूमि, राय की साक्ष्य किस तरीके से दी जा सकती है, उसके बारे में बहुत कुछ डिटेल से हमने देख लिया। और इतना डिटेल में देख लिया है कि बैकग्राउंड ही अपने आप में सफिशिएंट होगी आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ओपिनियन की एविडेंस क्यों, कैसे और किस तरीके से कोर्ट में जाती है, कब कोर्ट ओपिनियन बनाती है, कब कोर्ट ओपिनियन फैक्ट्स के आधार पर बनाती है, कब कोर्ट ओपिनियन डायरेक्ट एविडेंस के आधार पर बनाती है, कब कोर्ट ओपिनियन ओपिनियन के आधार पर बनाती है और उसकी एविडेंस की वैल्यू को किस तरीके से डिसाइड किया जा सकता है। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है। उसके अंदर सब चैप्टर है, सब चैप्टर का नाम है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्संस व्हेन रेलेवेंट। अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होगी। आप थोड़ा सा ध्यान से इस चैप्टर के, सब चैप्टर के नाम को देख लीजिए, ध्यान से देखिए क्या क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं। हर वर्ड से अपना एक इन्फ्रेंस निकलेगा। ओपिनियंस राय हैं, ओपिनियंस हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको बैकग्राउंड में कि ओपिनियन एक फैक्ट है। जो फैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में लिखी गई, उसका जो सेकंड पार्ट लिखा गया है उसके आधार पर ओपिनियन एक फैक्ट है। और अगर ये फैक्ट नहीं होता तो फिर रेलेवेंट फैक्ट नहीं होता। रेलेवेंट फैक्ट नहीं होता तो इसके लिए एविडेंस भी नहीं दी जा सकती। तो एक तो ओपिनियन है। अब ओपिनियन है किसकी? थर्ड पर्सन की। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीसरे नंबर पे आता है थर्ड। सीधे सीधे जंप किया है तीसरे स्टेज पर जाकर। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। रेलेवेंट तो होगी बट ओपनली नहीं। व्हेन रेलेवेंट का मतलब कौन कौन सी कंडीशंस में रेलेवेंट। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जैसे ही इन्होंने इस सब चैप्टर में बोला कि यहां इस सब चैप्टर में जो ओपिनियन है वो थर्ड पर्सन की है, अन्य व्यक्तियों की है, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की भी ओपिनियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखी हुई है? क्या एक्सप्रेसली लिखी हुई है या इंप्लाइडली लिखी हुई है? आज इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के लिए करूंगा क्योंकि 2 बार मैं इस क्वेश्चन को उठा चुका हूं। इस सब चैप्टर में जब आप सेक्शंस देखेंगे तो 39 से लेकर 45 बीएसए तक टोटल 7 सेक्शंस हैं। जो यही सेक्शंस पहले सेक्शन 45 से लेकर 51 तक हुआ करती थी और इसमें सेक्शन 45 कैपिटल ए एंड सेक्शन 47 कैपिटल ए 2 सेक्शन और थी, अर्थात टोटल 9 सेक्शंस थी। अब चेंज ये आया है कि 9 सेक्शंस को बदलकर केवल और केवल 7 सेक्शंस में रख दिया गया है और नंबर भी चेंज आ गया है। छोटा सा और चेंज आया है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहूंगा। ये चेंज कैसे आया कि ये जो सेक्शन है 45A, इसको तो सेक्शन 39 में रख दिया इन्होंने और ये जो सेक्शन 47 कैपिटल ए है इसको ऐड कर दिया सब सेक्शन सेक्शन 41 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और दोनों जगह पर सब सेक्शन 2 बना दी। सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 बनाई इसको, सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 बनाया इसको। तो ये थोड़ा सा चेंज इसमें आया है और चेंज के नाम पे बस यही है। एक छोटा सा चेंज और है सेक्शन 39 में, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहां पर जो वर्ड यूज हुआ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ओपिनियन राय कहते किसको है, राय का मीनिंग क्या है। राय का जो मीनिंग है, देखिए कोई वर्ड का अगर आपको मीनिंग देना है तो मीनिंग देने के लिए एक वर्ड ही आपको फर्दर यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो जो फर्दर वर्ड यूज करेंगे वो ये नहीं होगा, सेम वर्ड नहीं हो सकता। इसके आधार पर इसकी डेफिनेशन नहीं दी जा सकती, एक नया वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये आ जाती है दोस्तों कि जैसे ही आपने एक नया वर्ड यूज किया डेफिनेशन देने के लिए तो फिर उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इस तरीके से सीक्वेंस आगे बढ़ती चली जाती है। बट कहीं ना कहीं हमें ये एंड लगाना पड़ता है और एक वर्ड ऐसा जो कॉमन पार्लेंस में सब जानते हैं उसके बारे में, वहां से आगे फिर हमें
डेफिनेशन देने की आवश्यकता नहीं होती। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आज का, इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप नोट करना, हो सकता है कि अभी आपको इंटरेस्ट नहीं आया हो, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो बढ़ेगी आपको, और आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरी वीडियोज़ जैसे-जैसे आगे बढ़ती चली जाती हैं, इंटरेस्टेड होती चली जाती है। आपने अगर शुरू में 1 या 2 मिनट की वीडियो देखा, तो आप हो सकता है कि छोड़ के चले जाएँगे। लेकिन अगर 5 से 7 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेंगे, तो फिर आप छोड़ नहीं पाएँगे। तो आपको ध्यान से देखना है। और दोस्तों, पहले 24 घंटे में वीडियो सबको मिलेंगी। 24 घंटे के बाद अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को आप ज्वाइन करिए, लोगों के बराबर में ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा हो। तो ओपिनियन, राय का मतलब होता है एक इन्फ्रेंस, एक अनुमान। राय का मतलब होता है इन्फ्रेंस, एक अनुमान लगाना। लेकिन अनुमान कभी भी ऐसे ही हवा में नहीं लगाया जा सकता। अनुमान लगाने के लिए भी आपके पास पहले कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए। और जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेटा है क्या? एक्चुअल में यहाँ पर डेटा है फैक्ट, तथ्य। और वो तथ्य भी कैसे? सुसंगत तथ्य, फैक्ट इन इश्यू। इट मीन्स आपके पास 3 बातें होनी चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, सुसंगत तथ्य होने चाहिए, विवादक तथ्य होने चाहिए। इनके आधार पर इनके ऊपर आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे, और माइंड अप्लाई करने के बाद फिर आप एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे, एक अनुमान लगाएंगे कि हाँ, ऐसा हुआ होगा। तो कोई भी अनुमान, ये बात आप नोट कर लीजिए कि कोई भी अनुमान 100% ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये जो ओपिनियन एविडेंस होंगी, क्योंकि ये एक इन्फ्रेंस है, क्योंकि ये अनुमान है, अनुमान 100% ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसकी एविडेंसरी वैल्यू को कम रखा। इसकी एविडेंसरी वैल्यू, प्रोबेटिव वैल्यू बहुत कम रखा गया। तो अगर बात करें ओपिनियन की, तो ओपिनियन इज एन इन्फ्रेंस बट बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एंड कम्युनिकेबल डेटा। ऐसा डेटा आपके पास होना चाहिए जिसे आप ऑब्जर्व कर सको, और ऑब्जर्व करने के बाद आप कम्युनिकेशन कर सको, उसको आप किसी दूसरे को बता सको। इस तरीके का डेटा वो होना चाहिए। अर्थात अब आपने देखा कि एक ओपिनियन अगर किसी ने लिखी है कागज पर, किसी एक्सपर्ट, मान लेते हैं किसी एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी, तो यहां से आपको देखने में समझ आ रहा होगा कि उस ओपिनियन में 2 पार्ट होंगे। किसी भी ओपिनियन में कितने पार्ट होने चाहिए? 2 पार्ट होने चाहिए। अब आप जब भी ओपिनियन एविडेंस से डील करेंगे प्रैक्टिस में, तो आपको चेक करना है कि क्या इस ओपिनियन में 2 पार्ट हैं। अगर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो ओपिनियन रिलेवेंट नहीं है, रिलायबल तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 पार्ट क्या होंगे? नंबर 1, डेटा पार्ट। उसके अंदर कुछ डेटा पहले लिखा गया होगा। कौन सा डेटा? जिसके ऊपर एक्सपर्ट ने ऑब्जर्वेशंस की हैं, जिसके ऊपर एक्सपर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिनको ऑब्जर्व किया है, वो डेटा क्या था? वो डेटा अगर रिपोर्ट में नहीं है, तो उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट को आप कह दीजिए ये रिलायबल नहीं है, बल्कि कह दीजिए आप इररिलेवेंट, वो रिलेवेंट नहीं। एक्सपर्ट की ओपिनियन में 2 पार्ट होनी चाहिए, डेटा पार्ट एंड दूसरा पार्ट इज ओपिनियन पार्ट, कि इस डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद अब उसने अपना क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है, क्या अनुमान लगाया है। तो ये जो सेकंड पार्ट है, ये कहलाता है ओपिनियन पार्ट। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एक्सपर्ट की ओपिनियन से डील करेंगे, तो आपको ध्यान देना कि उसमें 2 पार्ट हैं या नहीं। तो राय, ओपिनियन की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो डेफिनेशन मैंने ली है, ये डेफिनेशन ऑस्ट्रेलियन लॉ में एग्जैक्ट लिखी हुई है, वहां डिफाइन किया गया है। हमारे यहाँ लॉ में डिफाइन नहीं किया गया कि ओपिनियन कहेंगे किसको, डेफिनेशन नहीं दी गई, कोई मीनिंग नहीं दिया गया। बट यही एक डेफिनेशन है लगभग लगभग, जो अपना जूरिस्प्रूडेंस, जो डिसीजंस हैं उनके आधार पर, बल्कि यही डेफिनेशन ऑस्ट्रेलियन लॉ में तो एग्जैक्ट ये लिख दी गई है। अब इस ओपिनियन को शुरू में मैं क्लासिफिकेशन करूंगा 2 टाइप में। कैसा 2 टाइप?
कि एक तो यहां पर ओपिनियन है, कौन सी की बात कर रहा हूं, कितने पार्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं अभी भूल नहीं जाना, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 39 से 45 की बात कर रहा हूं। अब इसके आगे मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा। तो इस बीच में जो आपको ओपिनियंस देखने को मिलेंगी, वो ओपिनियन दो टाइप की हो सकती है। एक ओपिनियन पर्सन्स की और दूसरी ओपिनियन इंस्टीट्यूशंस की। पर्सन्स बोले तो व्यक्ति, और यहां पर व्यक्ति में भी थर्ड पर्सन्स हैं, अन्य व्यक्ति हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कौन होंगे। इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्था है कोई, उस संस्था की अपनी ओपिनियन है। ये संस्था की जो ओपिनियन है पहले सेक्शन 47 कैपिटल ए में लिखी गई थी, अब सेक्शन 41 उसकी सबसेक्शन 2 कर दी गई है। इट मींस सेक्शन 41 में ही कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दिया गया है। और यहां पर यह कहा गया है कि अगर किसी के डिजिटल सिग्नेचर के बारे में ओपिनियन बनानी है कोर्ट को, किसके बारे में, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में ओपिनियन बनानी है कोर्ट को, तो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में किसकी ओपिनियन रेलेवेंट होगी। एक कोर्ट को ओपिनियन बनानी है, उससे पहले मैंने पहले ही बताया कि कोर्ट को ओपिनियन बनानी है एक दूसरी ओपिनियन के आधार पर, क्योंकि कोर्ट को हर जगह ओपिनियन बनानी होती है। क्यों बनानी होती है, डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया। तो यहां पर कौन सी एक ओपिनियन होगी जिसके आधार पर कोर्ट ओपिनियन बनाएगी, तो यहां पर है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। इसकी डेफिनेशन दी गई है, बताया गया कि कौन सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगा। और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कोर्ट को ओपिनियन कहां से लेनी है, आपको ओपिनियन कहां से लेनी है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से। तो इंस्टीट्यूशन के मामले में केवल एक ही सेक्शन है, बट पर्सन्स के मामले में कुछ अलग अलग बातें हैं। इस पर्सन्स को मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूं। पर्सन्स की जब जब बात हुई दोस्तों, तो पर्सन्स की बात एक तो इस सब चैप्टर में हुई है। तो इस सब चैप्टर में तो हेडिंग में क्लियर कट लिखा है कि वो पर्सन है कौन, थर्ड पर्सन। लेकिन इस सब चैप्टर से बाहर भी ओपिनियंस की बात हुई है। तो वहां पर वो जो पर्सन्स हैं जो इस सब चैप्टर से बाहर बात हुई, इस सब चैप्टर से बाहर का मतलब है दोस्तों कि सेक्शन 39 से पहले एंड सेक्शन 49 सेक्शन 45 के आगे। अगर इधर कहीं ओपिनियंस की बात हुई है तो क्या वो पर्सन थर्ड पर्सन नहीं है? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन वो थर्ड पर्सन हो भी सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो भी आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जब पर्सन्स की बात आएगी तो थर्ड पर्सन लिखा गया इस सब चैप्टर में, अर्थात कहीं ना कहीं फर्स्ट पर्सन भी है एंड कहीं ना कहीं सेकंड पर्सन भी है। मैं कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक भी दूंगा। और इससे कुछ हो या ना हो दोस्तों, बस आपका जो माइंड है वो थोड़ा ओपन होगा जरूर, आपकी इंटरप्रिटेशन करने की पावर डेवलप हो जाएगी। तो आप इसलिए स्ट्रिक्ट सेंस में बिल्कुल ना लें कि ऐसा किसी जजमेंट में बताया गया है, ऐसा किसी बुक में लिखा गया है, नहीं। ऐसा किसी बुक में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, ऐसा किसी बुक में मैंने किसी जजमेंट में ऐसा मैंने नहीं पढ़ा। बट हाँ, क्योंकि मैं कॉमन सेंस का एक व्यक्ति, तो कॉमन सेंस का व्यक्ति होने के नाते जैसे ही थर्ड पर्सन यूज हुआ तो मेरे माइंड में गया कि क्या फर्स्ट पर्सन भी है, क्या क्या सेकंड पर्सन भी है। तो मैंने फिर इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, और ऑब्जर्वेशन के बाद क्या बनती है, फिर ओपिनियन बनती है। तो मैंने अपनी ओपिनियन बनाई है कि फर्स्ट पर्सन भी है और सेकंड पर्सन भी है। उस ओपिनियन के पीछे मैंने किन ग्राउंड्स पर ऐसी ओपिनियन बनाई, वो ग्राउंड्स भी, ओपिनियन के ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होते हैं। ओपिनियंस के साथ साथ ओपिनियन के ग्राउंड्स जिनके आधार पर ओपिनियन बनाई गई, वो ओपिनियन भी रेलेवेंट हो जाती हैं। क्योंकि एक प्रूडेंट पर्सन के सामने जैसे ही आप बोलोगे कि फर्स्ट पर्सन भी होता है, सेकंड पर्सन भी होता है, तो आपसे तुरंत पूछेगा प्रूडेंट पर्सन का, प्रूडेंट माइंड का पर्सन कि जी आपने ऐसा किस आधार पर बोला है कि फर्स्ट पर्सन भी होता है, सेकंड पर्सन भी होता है। अर्थात वो आधार जिनके आधार पर मैंने ये ओपिनियन बनाई, वो भी रिलेवेंट होंगे, उनकी भी चर्चा इस मैटर में हो सकती है। तो पहले मैं बात करता हूं कि फर्स्ट पर्सन कौन होगा। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन होती है दोस्तों कोर्ट। और यहां पर जितने भी पर्सन की बात करेंगे उनका सीधा रिलेशन हम ले जाएंगे कहां, ओपिनियन से, राय से। इट मींस कोर्ट की ओपिनियन। फर्स्ट पर्सन मींस कोर्ट की ओपिनियन। पहला पर्सन कौन है ओपिनियन बनाने वाला, कोर्ट।
कहां? पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहा हूं। तो इस चैप्टर में तो केवल और केवल थर्ड पर्सन की राय के बारे में बात हो रही है, लेकिन अब मैं यहां पर जो आपको बाइफरकेशन दिखा रहा हूं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए, आपको पूरा का पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखना पड़ेगा। तो पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फर्स्ट पर्सन है कोर्ट, जिसको अपनी राय बनानी होती है। क्यों बनानी होती है, कैसे बनानी होती है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझा दिया है, उम्मीद है कि आपने देख लिया। और हर मैटर में बनानी होती है, ध्यान देना, हर मैटर में। कोर्ट एक ऐसा मामला है, कोर्ट एक ऐसा पर्सन है जिसको राय बनानी ही बनानी होती है, क्योंकि मैटर डिसाइड करना है उसको। इसलिए फर्स्ट पर्सन है कोर्ट, जिसको हर मैटर में राय बनानी है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन होता है दोस्तों पार्टीज टू द केस और पार्टी टू द सूट। जो भी मैटर कोर्ट के सामने है उसमें एटलीस्ट दो पार्टीज तो होंगी, तो दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी भी अपनी ओपिनियन दे सकती है। अब देखिए यहां पर जनरल रूल ये है कि एक पार्टी तो हमेशा ही अपने फेवर में ही ओपिनियन बताएगी। अब जनरल रूल तो ये है दोस्तों कि एक पार्टी है, उससे आप ओपिनियन पूछोगे तो वो तो ऐसी ओपिनियन देगी जो उसके फेवर में हो, और दूसरी पार्टी से पूछोगे तो वो ऐसी ओपिनियन देगी जो उसके फेवर में हो। तो इसलिए जनरल रूल तो ये है कि किसी भी पार्टी की ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होगी, कोर्ट उस पर एक्ट नहीं करेगी, कोर्ट उसको नहीं सुनेगी। इसलिए सिंपल बोला गया कि पार्टीज केवल फैक्ट बताएंगी, अपनी ओपिनियन नहीं देंगी। और फैक्ट बताने के मामले में सेक्शन 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पिक्चर में आ जाता है, जो कहता है कि फैक्ट तो वही विटनेस आके बताएगा कोर्ट में जिसने फैक्ट को परसीव किया है अपनी सेंसेस से। सिमिलरली एक और बात ध्यान देना, सेक्शन 55 में भी दो पार्ट हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फैक्ट की डेफिनेशन में दो पार्ट है। फैक्ट की डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट में फिजिकल फैक्ट है, एंड फैक्ट की डेफिनेशन के सेकंड पार्ट में साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मेंटल फैक्ट है। सिमिलरली सेक्शन 55 में भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो बिल्कुल फिजिकल फैक्ट की बात करता है और कहता है कि वो फिजिकल फैक्ट जिस पर्सन ने अपनी इंद्रियों से महसूस किया है वही व्यक्ति कोर्ट में आना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि वो एविडेंस डायरेक्ट नहीं है। अब फैक्ट की डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट है साइकोलॉजिकल फैक्ट, मेंटल कंडीशन, उसके लिए सेकंड पार्ट कहता है सेक्शन 55 का कि वो ओपिनियन जिस पर्सन की ओपिनियन है वही पर्सन स्वयं आएगा कोर्ट में डिपोज करने के लिए, एविडेंस देने के लिए, कोई और नहीं आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई एक साइंटिफिक एक्सपर्ट है, किसी भी फील्ड के एक एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं सब कुछ, उनके पास कोई मटेरियल भेज दिया गया कि साहब आप इस पर ओपिनियन दे दीजिए, और मान लिए कि वो मटेरियल कोई केमिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन आनी है कि इसमें पर्टिकुलर ये सब्सटेंस है या नहीं है इस लिक्विड में, क्या इस बॉडी के अंदर ये पर्टिकुलर जहर है या नहीं है। केमिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन आनी है, और केमिकल जो एक्सपर्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट किया। तो केमिकल एक्सपर्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ओपिनियन तैयार कर दी, उस ओपिनियन को डॉक्यूमेंट पर लिख भी दिया, वो ओपिनियन कोर्ट में सबमिट कर दी गई। अब बात आती है एविडेंस के टाइम पर, वो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने क्लर्क को भेज दिया कोर्ट में, उन्होंने कहा कि भाई आप बताओ कि मेरी क्या ओपिनियन थी, वैसे मैंने डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जमा करा ही दिया है। तो अब जैसे ही वो कोर्ट में क्लर्क खड़ा हुआ और उसने अपनी गवाही देनी शुरू करी कि साहब हाँ ये मटेरियल हमारे साहब के पास आया था, हमारे साहब ने इस पे एग्जामिनेशन किया, और एग्जामिनेशन करने के बाद ये एक ओपिनियन उन्होंने दी थी, मैं जानता हूं क्योंकि मैं उनका क्लर्क हूं। तो क्या इस एविडेंस को एडमिसिबल कर लिया जाएगा? इसके बारे में बताती है सेक्शन 55 का सेकंड पार्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब जब आप फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब तब आप सेक्शन 55 भी पढ़ेंगे, जब जब सेक्शन 55 पढ़ेंगे तब तब आप फैक्ट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, और कनेक्ट करेंगे दोनों को, दोनों पार्ट दोनों से। तो यहां पर कहा गया सेकंड पार्ट में
कि वो पर्सन ही कोर्ट में आएगा डिपोज करने के लिए, एविडेंस देने के लिए, जिस पर्सन ने ओपिनियन बनाई है। तो ओपिनियन किसने बनाई? केमिकल एक्सपर्ट ने। तो कोर्ट में कौन आएगा गवाही देने? केमिकल एक्सपर्ट। क्या उसका कोई क्लर्क आ सकता है? क्या उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है? नहीं आ सकता, एज पर सेक्शन 55। तो अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? भाई देखो, विपक्ष को, जो एडवर्स पार्टी है, उसको क्रॉस करने का राइट है। अब एक्सपर्ट से वो पूछ ले कि जी आपके साहब ने क्या इस मैटर पे ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया था क्या? क्योंकि बिना इस एक्सपेरिमेंट को किए ये रिपोर्ट नहीं आ सकती। तो उसने कहा कि साहब ये तो साहब ही बता पाएंगे। इट मींस क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा एपरेटस यूज किया था? बोले जी ये तो साहब ही बता पाएंगे, इसलिए साहब की जरूरत पड़ेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। तो लॉजिक होता है कि सेक्शन 55 में भी यही बोला गया कि मेंटल फैक्ट, ओपिनियन जिस पर्सन ने बनाई वही व्यक्ति कोर्ट में आएगा। तो ये बात कर रहा था मैं सेकंड पर्सन की, कि वो जो पार्टीज हैं, पार्टीज तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती हैं, अपने ही फेवर में बोलेंगी। इसलिए हमको एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए होता है जो फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद उस पर ओपिनियन दे सके, और इस ओपिनियन के आधार पर फाइनल ओपिनियन कोर्ट को बनानी होती है। फाइनल ओपिनियन कोर्ट को बनानी होती है। इससे कैसा लग रहा है आपको कि एक फैक्ट्स पर अपनी ओपिनियन देने के लिए एक एक्सपर्ट था, उस एक्सपर्ट की ओपिनियन पर भी ओपिनियन बनाने के लिए एक और एक्सपर्ट है, कोर्ट। तो कभी कभी आप कह सकते हैं कि कोर्ट इज द एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट। एक विशेषज्ञ का भी विशेषज्ञ होता है। तो इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए। इंडिपेंडेंसी के कारण सत्य बात कोर्ट में आने की संभावना होती है, अदरवाइज ओपिनियन हमेशा सब्जेक्टिव होती है। आपको एक्सपर्ट बना दिया, आपका जानकार व्यक्ति आ रहा है ओपिनियन लेने, आप उसके फेवर में ओपिनियन दे दोगे। आपका कोई शत्रु व्यक्ति आ रहा है जिससे आपका झगड़ा रहता है, आप उसके अगेंस्ट ओपिनियन दे दोगे सेम फैक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों तरफ के मटेरियल अवेलेबल होते हैं। आप इस बात को पकड़ेंगे इधर फेवर में कर देंगे, आप दूसरी बात को पकड़ेंगे दूसरे फेवर में ओपिनियन कर देंगे। तो ओपिनियन सब्जेक्टिव होती है। ये ओपिनियन ऑब्जेक्टिव रहे, इसके लिए इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए एक्सपर्ट की। तो पहली बात ध्यान देना, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? पर्सन की बात कर रहा हूं। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? पर्सन की। अभी पर्सन में एक्सपर्ट भी शामिल है और पर्सन में नॉन एक्सपर्ट भी शामिल है। दोनों टाइप के लोग पर्सन में इंक्लूड है। इसको और एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे। तो जब पार्टीज की बात आएगी तो पार्टी जनरली अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। मैंने जनरली वर्ड यूज किया है। पार्टीज में कौन होंगे? प्लेंटिफ अपने तरीके से बोलेगा, डिफेंडेंट अपने तरीके से ओपिनियन बनाएगा, प्रोसिक्यूशन अपने तरीके से ओपिनियन बनाएगा, एक्यूज अपने तरीके से ओपिनियन बनाएगा। इसलिए उनको बोला नहीं आप मत ओपिनियन, हम अब किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से ले लेंगे। इसलिए एंट्री हुई थर्ड पर्सन की, क्योंकि थर्ड पर्सन को माना जाता है कि ये इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, बिल्कुल ये किसी से बायस्ड नहीं होता, किसी के फेवर में नहीं होता है। तो थर्ड पर्सन कौन होगा? जो ना तो कोर्ट हो और ना पार्टीज में से कोई हो, देन ऐसे पर्सन को कहा जाएगा थर्ड पर्सन। इसलिए ये मेरी ओपिनियन है और ये मेरी ओपिनियन के ग्राउंड्स हैं। इन ग्राउंड्स के आधार पर मैं ऐसी ओपिनियन बना रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन में कोर्ट है, सेकंड पर्सन में पार्टीज एंड थर्ड पर्सन में अदर देन दीज है। अब नेक्स्ट और एक बात आपको बताऊं आगे कि सेकंड पर्सन के मामले में, पहली बात तो आप ये नोट कर लेना कि सब चैप्टर ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 39 से 45, 7 सेक्शन जो पढ़ेंगे बीएसए की, इनमें सेकंड पर्सन नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है कि यहां पर जो ओपिनियन है वो थर्ड पर्सन की है। हेडिंग में ध्यान देना, थर्ड पर्सन है, एक्सपर्ट नहीं है। हेडिंग में भी थर्ड पर्सन है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें, पहले फर्स्ट पर्सन को मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि फर्स्ट पर्सन को तो ईच एंड एवरी केस में अपनी ओपिनियन बनानी होती है। वो ओपिनियन रेलेवेंट नहीं है, कोर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट नहीं है। कोर्ट को तो
एक जजमेंट देने के लिए अपनी ओपिनियन बनानी होती है किसी भी मैटर में कि ये फैक्ट प्रूव हुआ, ये फैक्ट डिस्प्रूव हुआ, ये फैक्ट नॉट प्रूव्ड रह गया। उसे अपना एक बिलीफ तैयार करना होता है आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। पिछली वीडियो में डिटेल से बात करी थी। तो मैं ले लेता हूं सेकंड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को तो अभी छोड़ देते हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। सेकंड पर्सन बहुत छोटा सा मामला है। देखिए सेकंड पर्सन के मतलब है कि पार्टीज ओनली। पार्टीज का मतलब पीछे अभी मैंने बताया। ये क्वेश्चन उठता है कि क्या पार्टीज की जो ओपिनियन होगी वो रेलेवेंट होगी? जनरली मैंने कहा कि नहीं होगी। रूल यही है, एज ए रूल पार्टीज की ओपिनियन इज नॉट रेलेवेंट। इसका एक्सेप्शन हो सकता है, हालांकि वो एक्सेप्शन एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है, बट जब मैंने पढ़ा, जब मैंने सिचुएशंस में रख के देखा, तो मुझे लगा कि हाँ ये एक एक्सेप्शन है। कौन सी सेक्शन? सेक्शन 26 और उसकी क्लॉज डी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यही सेक्शन पहले 32 क्लॉज 4 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या कहती है ये सेक्शन? मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा इसके बारे में कि ये सेक्शन कहती क्या है, क्योंकि यहाँ बेयर एक्ट से देखेंगे तो ज्यादा विश्वास होता है और अच्छे से समझ आता है, हम भी अपना माइंड उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये है सेक्शन 26 और उसकी क्लॉज डी। तो 26 का जो मेन पार्ट है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि वहां पर एक ऐसे पर्सन के स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है जो पर्सन अब अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल कैसे नहीं है? या तो मर गया है, या वो मिल नहीं रहा है, या वो फिर इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो गया है, या काफी इतनी दूर बैठ गया जाकर कि कोर्ट में उसे बुलाने में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस लग जाएंगे। इस तरीके से वो अनअवेलेबल हो गया। ऐसे पर्सन का स्टेटमेंट अवेलेबल है, स्टेटमेंट नॉट एविडेंस। तो क्लॉज डी कहती है कि वो स्टेटमेंट कब रिलेवेंट होगा। आपको ध्यान देना, क्या यहां पर थर्ड पर्सन है? पहली बात तो ये थर्ड पर्सन वाले चैप्टर में नहीं लिखा है। दूसरी बात आपको ध्यान भी देना है कि क्या कॉन्टेक्स्ट से ऐसा लगता है कि आपको ये थर्ड पर्सन है, ये कभी भी पार्टी नहीं हो सकता क्या? आप भी पढ़ो, मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूं। यहां पर लिखा है व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन। वो जो स्टेटमेंट जब व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं रहा है, उसका एक स्टेटमेंट अवेलेबल है, बट वो क्या देता है? स्टेटमेंट एक ओपिनियन देता है। अर्थात हम आ गए ओपिनियन वाले पार्ट पर ही। इन सेक्शंस में मैं आपको पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहां कहां ओपिनियन की बात हुई है, सारी की सारी सेक्शंस में बताऊंगा। बस आप नोट करते जाइए कि जब आप ओपिनियन के बारे में बात करें किसी से, तो आपके माइंड में सारी सेक्शंस हों कि कौन सी सेक्शन में ओपिनियन की बात कही गई है, तो वहां किस टाइप की ओपिनियन है, किस पर्सन की ओपिनियन है, वो रेलेवेंट है या नहीं। तो यहां पर सेक्शन 26 कैपिटल डी में अभी एक पर्सन है, वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है, वो पार्टीज भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, बट अब वो अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी कंडीशन तो ये है। और उसने कोई स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट से एक ओपिनियन बनती थी। और ओपिनियन किस बारे में थी? ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम। कोई लोक प्रकृति का राइट, अधिकार था या रूढ़ी था, कस्टम था, इसके बारे में वो स्टेटमेंट था और जिसमें उसकी ओपिनियन लिखी हुई थी। या फिर ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो जनरल इंटरेस्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन जब राइट और कस्टम की बात करेंगे तो केवल पब्लिक राइट है, पब्लिक कस्टम है। और जनरल राइट और जनरल पब्लिक राइट और जनरल राइट में क्या डिफरेंस है, ये दोनों मैंने आपको समझा दिया। जनरल राइट के लिए अगर आपको पढ़ना है सेक्शन, तो सेक्शन पढ़ लीजिए 42 और आप यहां पढ़ लीजिए सेक्शन 26 क्लॉज डी। दोनों को कंपेयर करके पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। एक वीडियो में हालांकि मैंने बताया हुआ है। तो यहां पर ओपिनियन है एक पर्सन की, लेकिन वो व्यक्ति मर गया है और केवल लिमिटेड ओपिनियन है, और ओपिनियन है राइट और कस्टम के बारे में कि वो लोक प्रकृति का है या नहीं है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो स्टेटमेंट था एज ए ओपिनियन वो रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान देना कि जब भी कोई व्यक्ति ओपिनियन बनाएगा,
तो क्या आप ओपिनियन किसी भी पर्सन के सामने वो फैक्ट रख देंगे जिनको ऑब्जर्व करके वो ओपिनियन दे सकता है? कोई भी पर्सन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब भी ओपिनियन की बात आएगी तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ऐसा उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जो ओपिनियन देने के वो लायक, जिससे कि ये माना जा सकता है कि हाँ वो व्यक्ति ओपिनियन देने की पोजीशन में है। जैसे कि कोर्ट हर मैटर में ओपिनियन बनाती है, तो क्या कोर्ट ओपिनियन बनाने के लिए कंपिटेंट है? यस, कंपिटेंट है। उसको ट्रेनिंग दी जाती है कोर्ट को प्रॉपर। तो जो कोर्ट का माइंड होता है उसे जुडिशियली ट्रेन्ड माइंड कहा जाता है। तो जो पर्सन जुडिशियली ट्रेन्ड माइंड है वो ओपिनियन बनाने के लिए कंपिटेंट है। तो कोर्ट कंपिटेंट बना सकता है फर्स्ट पर्सन। पार्टीज, क्या इनके पास कुछ स्पेसिफिक चीज है क्या? स्पेसिफिक बात है, स्पेसिफिक मीन्स है क्या जिनके आधार पर वो ओपिनियन बना सकते हैं? देखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन, क्या उनके पास कुछ स्पेशल मामला है जिसके आधार पर वो ओपिनियन बना सकते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनकी ओपिनियन रिलेवेंट नहीं होगी। ध्यान रखना, एक बेसिक बात बता रहा हूं। तो सेक्शन 26 में जो व्यक्ति मर गया है स्टेटमेंट देके और उसका स्टेटमेंट अब ओपिनियन की कैटेगरी में आ रहा है, उस स्टेटमेंट में कोई ओपिनियन लिखी थी, ओपिनियन रिगार्डिंग पब्लिक राइट और पब्लिक कस्टम या जनरल इंटरेस्ट का कोई पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट था, हित था, उसके बारे में लिखा था। लेकिन कब, क्यों लिखा था उसने? उसके पीछे का कारण है he would have been likely to be aware। इन वर्ड्स पर आपको ध्यान देना है। ये वर्ड्स हैं जो उस पर्सन के स्टेटमेंट या ओपिनियन में जान डाल देते हैं और इतना उसे रेलेवेंट बना देते हैं कि कोर्ट में वो पढ़ा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने ओपिनियन दिया था कि ये संभावना है पूरी की पूरी कि वो ऐसे राइट से, ऐसे कस्टम से, ऐसे जर्नल इंटरेस्ट से अवेयर रहा होगा। ऐसे एविडेंस देनी पड़ेंगी पहले। जो पार्टी ऐसे पर्सन के स्टेटमेंट को सेक्शन 26 क्लॉज डी में रेलेवेंट बनाना चाहती है, उसको साथ में ये एविडेंस देनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी थी कि ऐसे कस्टम, ऐसे इंटरेस्ट से ये अवेयर था, इसको जानकारी होनी संभव है। ये एविडेंस अगर नहीं दी तो इट मींस वो कैपेबल नहीं है पर्सन इन सपनों के कारण। अब उसकी एविडेंस रेलेवेंट नहीं होगी क्योंकि ये एक इंग्रेडिएंट है और ये मिसिंग है, इसलिए ये क्लॉज पूरी नहीं होती, तो अर्थात इसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है। तो यहां पर ओपिनियन उसकी क्यों रेलेवेंट हो रही है? क्योंकि ये शो किया जा चुका है कि ही वुड हैव बीन लाइकली टू बी अवेयर ऑफ सच राइट और सच इंटरेस्ट। अब यहां पर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्या ये पर्सन जिसने ये स्टेटमेंट दिया था, जो मर गया है, क्या ये पार्टी टू सूट हो सकता है? आप जरा वीडियो को रोको और थोड़ा सा डेलिब्रेशन करो, अपने माइंड को थोड़ा सा चलाओ कि क्या यहां पर कहीं रोका गया है कि ये व्यक्ति पार्टी नहीं होगा? पहली बात तो ये बताइए, कोई बार लगाया है कि ये व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकता? कोई बार नहीं है, नंबर एक बात। दूसरा, मैं एक सिचुएशन देता हूं कि एक व्यक्ति है ए और इसने बी के अगेंस्ट एक सूट डाला है। दो पार्टी। अब यहां पर बी का एक कोई स्टेटमेंट है ऑलरेडी। जिस दिन सपोज ये आज की डेट में सूट डाला गया कि 7 अप्रैल को ये सूट डाला गया है, लेकिन ये व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दे रखा है बी ने कभी, लेकिन 7 अप्रैल को जो सूट डाला गया, जब ये डिस्प्यूट अराइज हुआ, इससे पहले स्टेटमेंट दिया होना चाहिए। यहां पर लिखा है कि when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter has had arisen। जब ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी इनकी राइट्स की और कस्टम्स की, उससे पहले का स्टेटमेंट है। मान लेते हैं कि हाँ, किसी कस्टम के बारे में यहां पर बात चल रही थी, ए ने सूट डाला था बी के अगेंस्ट किसी कस्टम के बारे में, किसी पब्लिक कस्टम के बारे में, राइट के बारे में, कि इस लैंड पर निकलने का पब्लिक राइट है या नहीं। तो बी ने इसके बारे में बहुत पहले, जब ये डिस्प्यूट खड़ा भी नहीं हुआ, उससे पहले एक स्टेटमेंट दिया था। अब सारी बातों को भी कनेक्ट करना, अब आपके माइंड में एडमिशन चलना शुरू हो जाना चाहिए, स्वीकृति। तो इस बी ने जो स्टेटमेंट दिया था,
अब बी जैसे ही सूट डाला, अब बी मर गया। इसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट खड़े हो गए यहां पर इसकी जगह पर आकर, इसके प्रतिनिधि खड़े हो गए। तो क्या अब बी का, देखिए बी अगर जिंदा होता तो बी का वो स्टेटमेंट कभी भी रिलेवेंट नहीं होता सेक्शन 26 क्लॉज डी में। और जहां ओपिनियन बात आ रही है सेक्शन 39 से लेकर 45, वहां थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ये है नहीं। तो अगर ये व्यक्ति जिंदा रहता, बी पार्टी होता, बी जिंदा होता, तो इसकी ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होती। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये तो मर गया अब, और इस डिस्प्यूट के अराइज होने से पहले का स्टेटमेंट है और किसी पब्लिक राइट के बारे में स्टेटमेंट है जो इसी को फेवर करता है। एक और ध्यान देना, इसी को फेवर करता है, बी को ही फेवर करता है। तो क्या ये ऐसा एडमिशन यहां सेक्शन 26 में ये रेलेवेंट हो जाएगा क्या? क्या ये सेक्शन रोकती है इस बी के स्टेटमेंट को यहां प्रूव करने से? मैंने जितना माइंड अप्लाई किया मुझे लगा कि नहीं रोकती। उसके पीछे का कारण क्या है, मेरी ओपिनियन के ग्राउंड्स क्या है? क्योंकि बिना ग्राउंड्स के ओपिनियन इररिलेवेंट है। तो जब भी आप अपनी ओपिनियन देंगे तो साथ में आप ग्राउंड्स भी बताएंगे। यही बात यहाँ पर जो एक्सपर्ट होगा और दूसरे लोग होंगे उनके ऊपर भी यही बात लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर देखा कि ओपिनियन क्यों रेलेवेंट हो रही है इसकी, क्योंकि इसके पास ऐसी जानकारी होने की संभावना पूरी है, ऐसा लिखा। उसके वो बात बताने पड़ेंगे कि क्यों संभावना उसके पास थी ऐसी। तो यहां पर बी जो मर गया उसका स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट में एक ओपिनियन थी, ओपिनियन पब्लिक राइट के बारे में थी। इसका ये एक तरीके से एडमिशन हो गया, और वो एडमिशन है सेल्फ सर्विंग, जो इसी को फायदा पहुंचा रहा है। तो सेक्शन 19 क्या कहती है, 19 बी ऐसी कि एडमिशंस आर रेलेवेंट, स्वीकृति सुसंगत होंगी, लेकिन एज ए रूल नियम ये कहता है कि सुसंगत तो होंगी, लेकिन जब एडमिशन करने वाले के अगेंस्ट साबित करनी होगी, उसी के विरुद्ध साबित करनी होगी, तो ही सुसंगत होगी, अदरवाइज सुसंगत नहीं होगी। अगर इसी के फेवर में यूज करनी है तो सुसंगत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर बी के ही फेवर में जा रहा था ये स्टेटमेंट। देखिए बी के अगेंस्ट जा रहा है, अगर ये पब्लिक राइट के बारे में बी का कोई स्टेटमेंट था और इसी के अगेंस्ट जा रहा है और ये मर भी गया, मान लो मरा भी नहीं है तो भी अगर अगेंस्ट है तो प्रूव किया जा सकता है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं। मर भी गया तो भी इसके अगेंस्ट था तो भी प्रूव किया जा सकता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बट इशू तो यहां आता है कि बी मर चुका है और इसका सेल्फ सर्विंग ये स्टेटमेंट था और पुराना स्टेटमेंट है, तो क्या यह रेलेवेंट हो जाएगा? तो जनरल रूल तो ये है कि नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 19 में ही 3 एक्सेप्शंस हैं। 3 एक्सेप्शंस कहते हैं कि जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होंगे, सेल्फ सर्विंग एडमिशंस होंगे, जैसा कि बी ने यहां पर किया है, वो भी प्रूव किए जा सकते हैं, जिसमें पहली कंडीशन ये है, पहला एक्सेप्शन ये है कि वो स्टेटमेंट सेक्शन 26 में कवर होना चाहिए। अर्थात सेक्शन 26 में बी का स्टेटमेंट यहां कवर हो चुका है, तो ये सेक्शन 26 में कवर होने के नाते सेल्फ सर्विंग होने के बावजूद भी बी के फेवर में यहां पर रेलेवेंट हो जाएगा। तो यहां पर पार्टी का एडमिशन है, पार्टी का स्टेटमेंट है, पार्टी की ओपिनियन है, पार्टी के फेवर में इसमें रेलेवेंट हो गई। अर्थात जो जनरल रूल है कि पार्टीज की ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होंगी, वो यहां पर कहीं ना कहीं रूल ब्रेक हो गया और ये एक एक्सेप्शन है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि सेकंड पर्सन जो पार्टीज हैं उनकी ओपिनियन रेलेवेंट हो सकती है, लेकिन एग्जांपल कितने मिले? एक। अगर ये जिंदा होता, जो सेक्शन 26 में नहीं आ सकता, अगर जिंदा है, अवेलेबल है, तो वो 26 में नहीं आ सकता, और 26 में नहीं आ सकता तो फिर इसकी जो ओपिनियन थी वो पार्टी होने के नाते वो रेलेवेंट नहीं होती। हाँ, इसके अगेंस्ट होती तो एज ए एडमिशन वो प्रूव हो जाती, फेवर में तो बिल्कुल नहीं होती, फेवर पर, लेकिन मरने के बाद देखिए फेवर में भी रेलेवेंट होगी, क्योंकि 26 की वजह से। और ये 19 बीएसए का एक एक्सेप्शन। अब दूसरी बात एक और दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों, कि एक इलस्ट्रेशन आपको दिखाना चाहूंगा, सेक्शन नंबर 12 का है, और यही सेक्शन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 14 हुआ करती थी, जहां पर हम
मेंटल स्टेटस की बात करते हैं, मेंटल कंडीशन की बात करते हैं, माइंड की स्टेटस, बॉडी एंड माइंड की स्टेट की बात करते हैं कि वहां जहां पर बोला गया है कि इंटेंशन, गुड फेथ, इल विल और जो बैड इंटेंशन है वो सब रेलेवेंट होती है। मेंटल स्टेटस जहां रेलेवेंट होता था, तो उसका इलस्ट्रेशन देखिए क्लॉज एच। मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये मेंटल स्टेटस के बारे में, इंटेंशन के बारे में, नॉलेज के बारे में, गुड फेथ के बारे में, इल विल के बारे में, तो थर्ड पर्सन तो ओपिनियन दे ही सकता है। मैं बात कर रहा हूं अभी सेकंड पर्सन की। पार्टीज की ओपिनियन क्या रेलेवेंट है? तो मुझे ये दो ही एग्जांपल ऐसे मिले जहां पर पार्टीज की ओपिनियन को इररिलेवेंट बनाने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं दिया। एक इलस्ट्रेशन पीछे देख लिया, अब दूसरा इलस्ट्रेशन। यहां पर ए के ऊपर जो आरोप है वो है कि उसने बेईमानी पूर्वक किसी प्रॉपर्टी का दुर्विनियोग किया है, किसी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर लिया है, ऐसा आरोप है ए के ऊपर। विच ही हैड फाउंड, जो प्रॉपर्टी उसे मिली थी मतलब जब उसके पास आई तब उसके ऊपर किसी का पोजेशन नहीं था। देखिए आप बीएनएस में ये सेक्शन पढ़ेंगे, आप डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट का मामला पढ़ेंगे, तो आप एक बात नोट कर लीजिए, अभी सीख लीजिए कि जब ये मिस एप्रोप्रिएशन की बात होगी तो उस समय एक प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी एक्यूज पर्सन के पास आना चाहिए, लेकिन वो पोजेशन तो चोरी में भी आता है, वो पोजेशन तो उसमें एक्सटॉर्शन में भी आता है, वो पोजेशन तो लूट में भी आता है, वो पोजेशन तो चीटिंग में भी आता है। तो ये पोजेशन, मिस एप्रोप्रिएशन वाला पोजेशन, ये उन पोजेशन से किस तरीके से डिफरेंट है कि जिस समय पोजेशन एक्यूज के पास आया तो उस समय उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का पोजेशन नहीं था। ध्यान देना, किसी और का पोजेशन नहीं था। फिर ऐसी पोजीशन में एक्यूज के पास तो प्रॉपर्टी आई है तो कहा जाएगा कि वो उसको मिली है, वो प्रॉपर्टी उसको मिली है। लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के बाद उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं कि सिविल में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेलमेंट का, तो इसको पूरा करना पड़ेगा उसको। इसके लिए कुछ उसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस व्यक्ति को तलाश करने के लिए जिस व्यक्ति की ये प्रॉपर्टी है। अगर उसने कुछ एफर्ट्स किए, उसे व्यक्ति मिल गया तो उसे प्रॉपर्टी दे देगा। अगर मान लो एक रीजनेबल टाइम बीत गया, इसने एफर्ट्स, रीजनेबल एफर्ट्स भी किए, फिर भी वो व्यक्ति नहीं मिला, अब ये व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को एप्रोप्रिएट कर सकता है, अपने यूज के लिए ले सकता है। लेकिन एफर्ट्स हुए या पूरे एफर्ट्स नहीं हुए, व्यक्ति का पता चल गया था कि इसकी प्रॉपर्टी है फिर भी उसको वापस नहीं करी, तब कहा जाता है कि ये डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर ली गई है प्रॉपर्टी। तो इस ए के ऊपर कुछ ऐसा ही आरोप है कि उसने मिस एप्रोप्रिएट किया है किसी मिली हुई प्रॉपर्टी को। एंड द क्वेश्चन इज वेदर व्हेन ही एप्रोप्रिएटेड इट, क्वेश्चन ये है कोर्ट के सामने कि जब इसने इस प्रॉपर्टी को एप्रोप्रिएट किया, मिस एप्रोप्रिएट नहीं, अभी तक एप्रोप्रिएट किया मतलब अपने लिए यूज किया, जब इस प्रॉपर्टी को, जब इसका विनियोग किया, तो ही बिलीव्ड, उसको ऐसा विश्वास था। अब देखिए, क्योंकि मैं ओपिनियन वाली बात पढ़ा रहा हूं, ओपिनियन का मतलब है कि एक व्यक्ति अपना बिलीफ तैयार करता है, एक अपना विश्वास तैयार करता है, एक अपना अनुमान तैयार करता है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर भी इस ए ने क्या किया है, ए पार्टी है, ए एक्यूज है, इसने क्या किया है, अपना एक बिलीफ तैयार किया है, अपना एक विश्वास तैयार किया है। कैसे? इन गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक अपना विश्वास तैयार किया है। और क्या विश्वास किया सद्भावना पूर्वक उसने? द रियल ऑनर कुड नॉट बी फाउंड, उसने कोशिश कर ली, गुड फेथ का मतलब विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, उसने सारी कोशिशें की, पूरी सावधानी और सतर्कता रखते हुए ऑनर को ढूंढने की कोशिश की। ऐसा सब करने के बाद अब उसे विश्वास होता है, विश्वास का बेस है ड्यू केयर एंड अटेंशन, उसको विश्वास होता है कि अब तो भाई इसका जो ऑनर है वो मिल नहीं रहा है। अब उसने फिर उसको अपने काम में ले लिया प्रॉपर्टी को। अब यहां से आगे की बातें देखिए, द फैक्ट दैट public notice of the loss of the property had been given in the place where A was. अब एक नया फैक्ट निकल कर आया
कि जिस पर्सन की प्रॉपर्टी लॉस हो गई थी, खो गई थी, गुम हो, उस पर्सन ने एक नोटिस छपवाया था, नोटिस निकलवाया था उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में ए था, जहां ए प्रेजेंट था, वहां पर एक नोटिस पब्लिश कर दिया गया था ओनर के द्वारा। ऐसा फैक्ट निकल कर आया। तो ये जो फैक्ट निकल कर आया है कि एक नोटिस पब्लिकेशन में था, ये रेलेवेंट फैक्ट होगा किस बात के लिए? किस बात के लिए रेलेवेंट होगा? एज शोइंग दैट ए डिड नॉट इन गुड फेथ बिलीव। जो ए ने अपना बिलीफ तैयार किया था, ए ने जो अपनी ओपिनियन तैयार की थी कि अब वो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी मिल नहीं रहा है, वो गुड फेथ में नहीं था। क्योंकि ऐसा बिलीफ अगर गुड फेथ में है तभी ए एक्यूज नहीं होगा, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, गुड फेथ में है तो। और अगर गुड फेथ में नहीं है तो फिर ए एक्यूज होगा। तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा कि वो नोटिस पब्लिकेशन में था और वहां पर पब्लिकेशन हुआ जहां ए था। ये फैक्ट रेलेवेंट है ये शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ए ने जो विश्वास किया था वो सद्भावना पूर्वक नहीं किया था। ए डिड नॉट इन गुड फेथ बिलीव दैट रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कुड नॉट बी फाउंड, कि भाई असली जो मालिक है प्रॉपर्टी का वो मिल नहीं रहा है, ऐसा उसने गुड फेथ में विश्वास किया था। ऐसा नहीं किया, उसने गुड फेथ में विश्वास नहीं किया। इस बात को दिखाने के लिए वो नोटिस रेलेवेंट होगा। लेकिन इसके आगे की बात देखिए, अब ए के अगेंस्ट एक नोटिस ले आए, प्रूव कर दिया कि भैया ए तो एक्यूज है, बट अब ए के पास भी कोई राइट है क्या? कोई फैक्ट वो भी ला सकता है क्या? देखिए, द फैक्ट दैट ए न्यू, ए जानता था, क्या जानता था? या फिर जानता नहीं था तो उसके पास हैड रीजन टू बिलीव, अगेन रीजन टू बिलीव। जब जब रीजन टू बिलीव की बात आएगी वहां पर भी ओपिनियन की बात आएगी। जहां स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने का ऑफेंस आता है वहां पर भी रीजन टू बिलीव है। रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन आपको बीएनएस में मिलेगी। जहां जहां रीजन टू बिलीव आएगी इट मींस वहां पर वो पर्सन अपनी ओपिनियन बना रहा है। तो उस व्यक्ति ए को रीजन टू बिलीव था, विश्वास करने का कारण था दैट द नोटिस वाज गिवन फ्रॉडुलेंटली बाय सी। एक और पर्सन है कोई सी, ये नोटिस उसने किया था, फ्रॉडुलेंटली किया था, कपट पूर्वक किया था। और कपट के पीछे का कारण क्या था? जब हमने पिछली वीडियो में फ्रॉड पढ़ा, वो मैंने इसीलिए कहा था कि आपको बीएनएस में भी काम आएगा। फ्रॉड, फ्रॉडुलेंटली बना है फ्रॉड से। और फ्रॉड की डेफिनेशन के लिए दो आपको मैक्सिम याद रख लीजिए, सजेसियो फाल्सी एंड सप्रेसियो वेरी। अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो सजेशन देता है फाल्स होने का और उसे विश्वास है कि ये फैक्ट ट्रू नहीं है। दूसरा सप्रेसियो वेरी, कि जो ट्रुथ है उसको छिपा लिया जाता है, कंसील कर लिया जाता है, तो कहेंगे कि उसने फ्रॉड किया है। तो फ्रॉडुलेंटली का मतलब अगर किसी ने कोई काम किया है विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, वहां एक इंटेंशन और जुड़ गई इसमें, फ्रॉडुलेंटली में इंटेंशन और जुड़। तो इंटेंशन सी की थी और उसने नोटिस दिया था ऐसा जैसा बताया जाता है, और ये बात ए जानता था। और सी की इंटेंशन क्या है ऐसा नोटिस देने के पीछे? हु हैड हर्ड ऑफ द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी, उसे पता था कि एक कोई प्रॉपर्टी लॉस हुई है, लेकिन ही विश्ड टू सेट अप अ फॉल्स क्लेम टू इट। वो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी पर झूठा क्लेम, झूठा दावा करना चाहता था। ऐसा फ्रॉडुलेंटली नोटिस सी ने किया था। ये ए को जानकारी है, तो इसका मतलब ए ये फैक्ट कोर्ट में दे सकता है और ये फैक्ट रेलेवेंट है। और किस बात को प्रूव करने के लिए? एज शोइंग दैट द फैक्ट दैट ए न्यू ऑफ द नोटिस, ए नोटिस के बारे में जानता था, डिड नॉट डिस्प्रूव एज गुड फेथ। वो ए के गुड फेथ सद्भावना पूर्वक को डिस्प्रूव नहीं कर सकता। अगर ए ने ये प्रूव कर दिया कि नोटिस सी ने किया था, फ्रॉडुलेंटली किया था इस लॉस प्रॉपर्टी पर झूठा दावा करने के लिए। यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं? मैं पार्टी की ओपिनियन, सेकंड पर्सन की ओपिनियन बताना चाह रहा हूं। यहां पर ए एक्यूज है, उसने अपनी एक ओपिनियन बनाई थी फैक्ट्स के आधार पर कि अब रियल व्यक्ति नहीं मिल रहा है। उसने अपनी ऐसी ओपिनियन बनाई थी, तो ये ओपिनियन भी रेलेवेंट है। लेकिन ये थर्ड पर्सन की नहीं है, ये पार्टी की है।
जबकि जनरली पार्टी की ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होती, जबकि उसी के फेवर में स्पेशली यूज होनी हो तो। तो ये बात हुई दोस्तों सेकंड पर्सन की ओपिनियन क्या कहती थी। तो सेकंड पर्सन के लिए मुझे तो केवल और केवल दो ही बातें मिली। आप भी तलाश करिए और आप भी ध्यान दीजिए। तो इन दो के अलावा कोई और सेक्शन, कोई इलस्ट्रेशन आपको मिलता है तो प्लीज मुझे आप उसको बताइए, जरूर बताइए।